नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में ब्लैक फंगस का कहर, मैक्स हॉस्पिटल एम्स में 45 नए केस, मूलचंद में एक मरीज की चली गई जान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रही दिल्ली में ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। दिल्ली के मशहूर मूलचंद अस्पताल में 16 मई को यह मामला आया था। मूलचंद अस्पताल के डॉक्टर भगवान मंत्री ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। दोस्तों डॉक्टर भगवान के मुताबिक मेरठ का रहने वाला 37 साल का शख्स जो कोरोना पॉजिटिव था, उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शुरुआत में उसका इलाज घर में चल रहा था। उसे हाई ब्लड शुगर था, लेकिन अस्पताल में लंबे इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। वहीं दोस्तों मूलचंद अस्पताल के अलावा दिल्ली के कई अस्पतालों में अब तक ब्लैक फंगस के कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें सर गंगाराम अस्पताल में सबसे अधिक 40 केस, मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में 15 से 20 केस और मूलचंद में 1 केस दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में महामारी घोषित हुआ ब्लैक फंगस, सरकारी अधिसूचना जारी। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों में सामने आ रहे म्यूकर माइकोसिस रोग को बुधवार को महामारी घोषित कर दिया। राज्य के चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोरा द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कोरोना के प्रभाव के कारण म्यूकर माइकोसिस से मरीजों की संख्या में इजाफा लगातार बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस के रोगी कोरोना वायरस संक्रमण के दुष्प्रभाव के रूप में सामने आने लगे हैं। कोविड-19 और ब्लैक फंगस का एकीकृत व समन्वित उपचार किए जाने को लेकर यह फैसला किया गया है। दोस्तों राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 3 की सपठित धारा 4 के तहत म्यूकर माइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी व अधिसूचनीय रोग अधिसूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ दिन पहले राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों में म्यूकर माइकोसिस बीमारी के मामले सामने आने को लेकर चिंता जताई थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह बीमारी डायबिटीज के रोगियों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना से रिकवरी के 3 महीने बाद ही लगेगी वैक्सीन, सरकार की नई गाइडलाइंस आ गई। जी हां दोस्तों, NEGVAC की तरफ से कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर दिए गए सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों नेगविक की तरफ से दी गई सिफारिशों में यह कहा गया है कि कोरोना से ठीक होने के बाद मरीजों को 3 महीने के बाद ही वैक्सीन की डोज दी जाए। इस सुझाव को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों नई सिफारिशों के मुताबिक अगर वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद कोई संक्रमित होता है तो दूसरी डोज रिकवरी के 3 महीने बाद दी जाएगी। इसके अलावा स्तनपान करा रही सभी महिलाओं को कोरोना वैक्सीन की डोज देने के लिए कहा गया है। कोरोना वैक्सीन की डोज लेने गए लोगों का एंटीजन टेस्ट कराने से भी मना किया गया है। यह सिफारिशें मौजूदा वैश्विक साक्ष्यों और अनुभवों के आधार पर दी गई है। दोस्तों जिन लोगों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें रिकवरी के 3 बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी, यह फिक्स हो चुका है। वहीं जो लोग पहली डोज के बाद कोरोना संक्रमित हुए हैं उन्हें भी सही होने के 3 महीने बाद ही डोज दी जाएगी। इसके अलावा जो लोग किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें भर्ती किए जाने या फिर ICU केयर की जरूरत है, उन्हें भी 4 से 8 सप्ताह तक वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना की थर्ड वेव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटी दिल्ली सरकार, हाई लेवल मीटिंग में किए अहम फैसले। जी हां दोस्तों, सिंगापुर के नए वेरिएंट को बच्चों के लिए खतरनाक बताकर विवादों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। इसमें संभावित तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए CM अरविंद केजरीवाल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर की गई इस बैठक में सरकार के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। बैठक में CM केजरीवाल ने निर्णय लिया कि तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएंगी। अधिकारियों की यह टीम बेड्स, ऑक्सीजन और दवाओं को आपूर्ति को लेकर पूर्व तैयारियां करेंगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऑक्सीजन सप्लाई और उसकी उपलब्धता को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वालों पर एक्शन, दिल्ली, यूपी और हरियाणा से ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना संकट के बीच कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर व दवाओं की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बुधवार को पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, यूपी से इनकी कालाबाजारी में लिप्त कई लोगों को धर दबोचा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं हरियाणा पुलिस ने ऑक्सीजन व दवाओं की कालाबाजारी में शामिल 76 लोगों को अरेस्ट किया है। यूपी में एसटीएफ ने 2 भाइयों को पकड़ा है। दोस्तों, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का बुधवार को भांडा फोड़ दिया। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी करने वाले लोग छोटे चौधरी गैंग गिरोह के लोग हैं। बिहार के नालंदा से इस गैंग के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कई व्यक्तियों सहित पूरे भारत में कई लोगों को उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के बहाने ठगा था। इनके पास से 21 मोबाइल फोन, 22 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। लैपटॉप, आधार कार्ड, वोटर ID, बैंक अकाउंट्स तक का भी पता चला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, रेमडेसिविर को कोरोना मरीजों के इलाज से हटाने पर हो रहा है विचार, नहीं दिख रही असरदार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। कुछ दिनों से कोरोना के नए केस लगातार कम हो रहे हैं। इसके बावजूद बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कोविड-19 संक्रमण के इलाज में अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन का काफी प्रयोग किया गया। इसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे जल्द ही कोरोना वायरस इलाज प्रोटोकॉल की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले दिनों इस इंजेक्शन की कमी के चलते हुई मौतों और इसकी कालाबाजारी की खबरों से लोग परेशान थे। इस बीच दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर DS राणा ने कहा कि रेमडेसिविर को भी कोविड-19 के इलाज से हटाने पर विचार हो रहा है। जल्द ही इस पर फैसला लिया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, कोरोना मरीजों के इलाज में इसकी प्रभावशीलता यानी कि इसके असरदार साबित होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने टूल किट को बताया बीजेपी की जालसाजी, कहा नड्डा और संबित पात्रा को हो सकती है जेल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के कथित टूल किट मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के फर्जी प्रबंधकों की यह जालसाजी सफल नहीं होगी। यह कोरोना महामारी के समय सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह दावा भी किया कि फर्जी टूल किट तैयार करने की जालसाजी के लिए सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा, संगठन महामंत्री BL संतोष, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रवक्ता संबित पात्रा को जेल में जाना पड़ सकता है। दोस्तों, सुरजेवाला ने कहा कि जालसाजी और इसका उपयोग एजेंडा सेट करने के लिए किया गया। हकीकत यह है कि इस मामले में संबित पात्रा को जेल जाना पड़ सकता है। JP नड्डा, BL संतोष और स्मृति ईरानी को भी जेल जाना पड़ सकता है। यह जालसाजी सफल नहीं होगी। पात्रा पर कटाक्ष करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यह लोगों की सेवा करने का समय है। पात्रा, आप तो खुद के नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। ऐसे में फर्जी कागज मत गढ़िए, लोगों की सेवा कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस वक्त का मुद्दा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं की कमी है। मुद्दा यह भी होना चाहिए कि सरकार विफल क्यों हो रही है। मौत के आंकड़ों को छिपाया गया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सत्ता पक्ष के लोग सिर्फ ध्यान भटकाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के फर्जी प्रबंधकों का फर्जी एजेंडा सफल नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिकी रिसर्चर्स का दावा, कोरोना के इंडियन वेरिएंट के खिलाफ भी कारगर है फाइजर और मोडेर्ना की वैक्सीन। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के कहर से पूरी दुनिया खौफ में है। इसी बीच एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस के भारतीय वेरिएंट के खिलाफ फाइजर, बायोटेक और मोडेर्ना की वैक्सीन कारगर है। अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए नए शोध के अनुसार भारत में पहली बार पहचाने गए 2 वेरिएंट B.1.617 और B.1.618 के खिलाफ फाइजर और मोडेर्ना की कोरोना वैक्सीन प्रभावी है। शोध में कहा गया है कि इन दोनों कंपनियों की वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण से बचा जा सकता है। शोध में शामिल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बताया कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं कि फाइजर और मोडेर्ना का टीका लगा चुके लोग इन दोनों वेरिएंट से सुरक्षित रहते हैं। इस रिसर्च के लिए कोरोना के शुरुआती वेरिएंट से ठीक हो चुके 8 लोगों के सीरम के सैंपल लिए गए। इसी तरह फाइजर का टीका लगवा चुके 8 लोगों के और मोडेर्ना का टीका लगवा चुके 3 लोगों के सैंपल भी लिए गए थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 16 करोड़ 42 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 34 लाख के पार है।
दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका सबसे ऊपर है। अमेरिका में 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन आदि देश इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,54,96,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 2,83,000 के पार है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 2,73,000 से ज्यादा इस महामारी के नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र ऊपर है। महाराष्ट्र में 54 लाख से ज्यादा संक्रमित मामले अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि ऐसे राज्य हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल ने हमास के सुरंग नेटवर्क को बनाया निशाना, 25 मिनट में 40 ठिकानों पर की बमबारी। जी हां दोस्तों, इजराइल के हवाई हमले में बुधवार की सुबह गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 3 दर्जन से ज्यादा सदस्यों वाले परिवार का एक बड़ा घर तबाह हो गया। सेना ने बताया कि हमास शासित क्षेत्र से लगातार रॉकेट हमले के बीच उसने दक्षिण में उग्रवादियों के ठिकाने को निशाना बनाया। हमले में 40 सदस्यों वाले अल अस्तल परिवार का घर तबाह हो गया। नक्सलियों ने बताया कि हवाई हमले से 5 मिनट पहले दक्षिण शहर खान यूनिस के भवन पर चेतावनी स्वरूप मिसाइल दागी गई, जिससे परिवार का हर सदस्य वहां से भागने में सफल रहा। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अहमद अल अस्तल ने हवाई हमले से पहले खौफ के माहौल का वर्णन करते हुए कहा कि महिलाएं, बच्चे और पुरुष भवन से बाहर भागते नजर आए। कुछ महिलाएं अपना सिर भी नहीं ढक पाई। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आए ही थे कि बमबारी शुरू हो गई। वे सिर्फ विनाश कर रहे हैं। बच्चे सड़कों पर रो रहे हैं। यह हो रहा है और कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं है। अब भगवान ही हमारी रक्षा करे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साइक्लोन तुकाते, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के लिए किया 1,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ताउते से बुरी तरह प्रभावित उनके गृह राज्य गुजरात के 3 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश दीव में भीषण तबाही के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी और राज्य प्रशासन के अन्य उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में नुकसान के आकलन और राहत कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के दौरान राज्य भर में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवात की तबाही से प्रभावित परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। राज्य में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1,000 करोड़ केंद्र सरकार देगी। नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए मंत्रियों का एक दल राज्य का दौरा करेगा। केंद्र ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों की बहाली और पुनर्निर्माण के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में कोविड-19 की स्थिति का भी जायजा लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एशिया कप 2021 हुआ रद्द, श्रीलंका ने कोविड-19 महामारी के चलते लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट एसएलसी ने बुधवार को सूचित किया कि एशिया कप 2021 को रद्द कर दिया गया है। यह फैसला कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी देश इस समय महामारी से जूझ रहे हैं और टूर्नामेंट कराना जोखिम भरा हो सकता है। इसी के साथ एक बार फिर भारत और पाकिस्तान महामुकाबला देखने का फैंस का इंतजार और ज्यादा बढ़ गया। दोस्तों हाल ही में कोरोना वायरस ने आईपीएल 2021 के बायो बबल में सेंध लगाते हुए कई खिलाड़ियों व सपोर्ट स्टाफ को संक्रमित कर दिया था, जिसके तुरंत बाद आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। एशियाई क्रिकेट देशों में सबसे ज्यादा कोविड का कहर भारत में देखने को मिल रहा है। ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट ने टूर्नामेंट को इस बार रद्द करने का फैसला ही सही समझा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, साइक्लोन तुकाते के बाद अब साइक्लोन यास की आहट, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने जारी की चेतावनी। जी हां दोस्तों, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान ताउते ने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा सहित दमन और दीव में तबाही मचाई। इसका असर दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जिलों में दिख रहा है। इन क्षेत्रों में भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 2 दिन में बारिश का अनुमान जताया है। दोस्तों दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और राजस्थान के
कई जिलों में सोमवार मंगलवार की रात से ही हल्की बारिश हो रही है। इसी बीच अब ताउते तूफान के थमने के संकेत मिलने लगे हैं, तो एक और चक्रवात तैयार हो रहा है। दोस्तों, मीट अहमदाबाद के प्रभारी निर्देशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि राजस्थान पार करके चक्रवात ताउते उत्तर प्रदेश होते हुए चला जाएगा। 2 दिनों बाद गुजरात में स्थिति सामान्य है, कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अहमदाबाद में बादल रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि एक और चक्रवाती तूफान जिसका नाम यास रखा गया है, अंडमान के उत्तरी भाग और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती रूप धारण कर रहा है। 22 को लो प्रेशर और 23 को डिप्रेशन शुरू होगा। यह 24-25 मई को चक्रवाती तूफान बन जाएगा। इसका नाम यास है। 26 मई की शाम से ओडिशा पश्चिम बंगाल में भारी बारिश शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने पर अब भी 8100 रुपए का फायदा। 2 दिन से कीमतों में नरमी, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, सोने चांदी की कीमतों पर आज बदलाव दिख रहा है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ के मुताबिक सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम में हल्का सा फर्क है। सराफा बाजार में सोना आज 48,472 रुपए प्रति 10 ग्राम में बिक रहा था, जबकि दोस्तों मंगलवार को यह 48,419 रुपए प्रति 10 ग्राम में था। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी आज 72,332 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी, जबकि कल यह 73,168 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। यानी कि आज चांदी हल्की सी सस्ती बिकी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका। लंदन हाईकोर्ट में याचिका खारिज। कर्ज वसूली के लिए बैंकों का रास्ता साफ। जी हां दोस्तों, भगोड़े विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने बैंकरप्सी याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने भारत में माल्या की संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा लिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से SBI की अगुवाई वाले बैंक के कंसोर्शियम को माल्या के कर्ज वसूली की एक नई राह दिखी है। SBI की अगुवाई वाली भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम ने लंदन हाईकोर्ट में अपनी याचिकाओं में अपील की थी कि वह माल्या का भारत में संपत्ति पर लगाया गया सिक्योरिटी कवर हटा ले। भारतीय बैंकों के लिए यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब तक तो वसूली नहीं कर पा रहे थे। अब बैंक्स भारत में माल्या की संपत्ति को नीलाम करके अपना कर्ज वसूल सकेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 साल में 21 रुपए महंगा हो गया पेट्रोल, कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की कीमतें अब एक दिन छोड़कर एक दिन बढ़ रही है। बीते कई दिनों से ऐसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। हालांकि पेट्रोल डीजल की कीमतों का आलम यह है कि अपने ऑल टाइम हाई यानी कि महंगाई के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच चुकी है। मुंबई में पेट्रोल का रेट 99 रुपए को पार कर चुका है। दोस्तों, 4 मई से लगातार 4 दिन तक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, जबकि चुनावों की वजह से इसके पहले 18 दिन तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में शांति छाई रही थी। मई में पेट्रोल और डीजल अब तक 10 बार महंगे हो चुके हैं। मई में अब तक दिल्ली में पेट्रोल के रेट 2.45 रुपए बढ़ चुके हैं, जबकि डीजल इसी महीने 2.78 रुपए तक महंगा हो चुका है। वैसे दोस्तों, आज राष्ट्र राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 92 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 83 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर है। वहीं दोस्तों, देश के कई हिस्सों और राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए को पार कर गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार सख्त, कहा वापस लो पॉलिसी नहीं तो होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। 15 मई से ये पॉलिसी लागू हो चुकी है। व्हाट्सएप पर यह आरोप लग रहा है कि वो जबरन भारतीय यूजर से इस पॉलिसी को मंजूर करवाने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूरोप में उसकी पॉलिसी ऐसी नहीं है। यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर बड़ा रुख इख्तियार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को नोटिस भेजकर कहा है कि वह अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस ले ले। IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है, नहीं तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। IT मंत्रालय ने व्हाट्सएप को 18 मई 2021 को उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक नोटिस भेजा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी सांसद के बिगड़े बोल, फिलिस्तीन और कश्मीर के लिए एटम बम गिराने से भी न चुके सरकार, इतना कह दिया। जी हां दोस्तों, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, यह कहावत पाकिस्तान और उसके नेताओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है, कोरोना का खौफ बरकरार है, आर्थिक बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बावजूद उसे इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में ज्यादा दिलचस्पी
लग रही है। पाकिस्तानी सांसद मौलाना चित्राली ने तो इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने की इच्छा भी जाहिर कर डाली। इतना ही नहीं, मौलाना ने कश्मीर को लेकर भी बयानबाजी की है। हालांकि उसे सुनने के बाद गुस्से से ज्यादा हंसी आ जाएगी। दरअसल दोस्तों, संसद में दिए गए अपने भाषण में मौलाना चित्राली ने कहा कि फिलिस्तीन और कश्मीर की आजादी के लिए सरकार को परमाणु बम और मिसाइलों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमने परमाणु बम क्या म्यूजियम में रखने के लिए बनाए हैं? अगर हम फिलिस्तीन और कश्मीर को स्वतंत्र नहीं करा सकते तो हमें मिसाइल, परमाणु बम और विशाल सेना की कोई जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों, लगातार चीख चीख अपने भाषण में मौलाना ने कई बार जिहाद का जिक्र किया। उन्होंने सरकार के साथ साथ पाकिस्तानी सेना को निशाने पर लेते हुए कहा कि सेना क्यों जिहाद का ऐलान नहीं करती? यदि ऐसे समय में भी हम अपनों की मदद को आगे नहीं आए तो इतनी बड़ी सेना किस काम की? हालांकि ये बात अलग है कि संसद के बाकी सदस्य और स्पीकर भी मौलाना के भाषण पर मुस्कुराते नजर आए। शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि सांसद महोदय की बातें मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दिया तोहफा। अब सिर्फ 1200 रुपए में मिलेगी डीएपी खाद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए डाई अमोनियम फास्फेट यानी कि डीएपी खाद के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का निर्णय लिया है। आज के फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की जगह 1200 रुपए में मिलेगा। दरअसल दोस्तों, सरकार ने डीएपी पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रति बोरी 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया है। सरल शब्दों में कहें तो सब्सिडी को 140% कर दिया है। इससे किसानों को 2400 रुपए प्रति बोरी की जगह 1200 रुपए की कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि दोस्तों, पिछले साल भी किसानों को यह खाद मात्र 1200 रुपए में ही मिलती थी, लेकिन सरकार का कहना है कि इस बार इसकी कीमत में 50 से 60% की बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन सरकार ने इस पर 500 रुपए की और सब्सिडी देते हुए इसकी कीमत को 1200 रुपए पर बरकरार रखा है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े देश का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।